2025 का साल हमारे सिंह राशि के जातक अथवा जातिकाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये साल एक ऐसा साल है जिसमें 10 सालों बाद आपके ऊपर शनि की ढैया या जिसे कहें कि पनौती का प्रारंभ होने वाला है। कोई भी वार्षिक विश्लेषण जब बनता है तो उसमें 4 बड़े प्लैनेट्स को आधार मानकर साल का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें कि शनि, राहु, केतु और बृहस्पति शामिल होते हैं। ये वार्षिक विश्लेषण आपकी शनि की ढैया के साथ है। हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाए, क्योंकि जब वार्षिक विश्लेषण बनाया जाता है तो वो 10-12 मिनट में ख़त्म नहीं हो सकता। थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए शुरू करते हैं कि हमारे सिंह राशि के जातक और जातिकाओं के लिए 2025 का साल कैसा जाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, वर्तमान परिस्थितियों में शनिदेव, जो कि आपके 6वें घर के और आपके 7वें घर के स्वामी हैं, आपके 7वें घर में ही विद्यमान हैं, अर्थात केंद्र में हैं। शश नामक राजयोग का निर्माण करके बैठे हुए हैं। 30 मार्च 2025 तक ये आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे और वर्तमान परिस्थितियों में 15 नवंबर को ये वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में आ गए हैं। जब भी कोई प्लैनेट वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में आता है और वो अगले भाव की तरफ जब बढ़ना शुरू करता है, तो खासकर ये चारों बड़े प्लैनेट कुछ वक्त पहले से ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। दिसंबर 2024 से आपको जो शनि का भाव परिवर्तन होगा, शनि राशि परिवर्तन करेंगे अपनी और सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में जाएंगे, तो वहाँ पर ये आपको किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं उसका हल्का सा अनुभव आपको दिसंबर 2024 से होना शुरू हो जाएगा। अष्टम भाव जो है ना, ये रहस्यों का भाव है, पाताल का भाव है, मृत्यु का भाव है, इसे आयु का भाव भी कहा जाता है। साथ ही रिसर्च का भी भाव है, गूढ़ विद्याओं से संबंधित है, अकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष शास्त्र और आपके तंत्र मंत्र साधनाओं से भी संबंधित है। रिसर्च यानी कि आप जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड की गहराई से अनुभव। शनि महाराज के बारे में ऐसे भी कहा जाता है कि शनि महाराज जो है वो पुरातन पंथी हैं, रूढ़वादिता है इनके अंदर, नवीनता को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करते। प्लैनेट्स में देखा जाए तो सबसे बुजुर्ग प्लैनेट है, एक्सपीरियंस्ड जिसे हम कहते हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है शनि, न्याय फलदाता है, कर्म फलदाता है। और जब ये आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अष्टम भाव आपके ट्रांसफॉर्मेशन का भी भाव होता है। शनि आपके अष्टम भाव में 2.5 साल तक रहेंगे। 2.5 साल तक आपके ऊपर शनि की ढैया या पनौती चलती रहेगी। 2.5 साल बाद आप जब ये ढैया क्रॉस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। ये परिवर्तन किसी भी रूप में हो सकता है, आपके कार्यकलापों में परिवर्तन हो सकता है, आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपके रहन सहन, आपके खान पान, आपके विचार, किसी भी चीज़ में आपको ये परिवर्तन दे सकते हैं। शनि जब यहाँ बैठेंगे तो देखिए, वर्तमान परिस्थिति में चूंकि ये अपनी केंद्र में है, शश नामक राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, आपको जीवन साथी के साथ में अच्छा टाइम बिताने का अवसर मिला होगा इस समय। ठीक है, कुछ परिस्थितियाँ शनि की वक्री स्थिति के चलते हुए उठापटक हुई होगी, लेकिन 15 नवंबर के बाद से चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हुई होंगी। यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको अगले साल 29 मार्च 2025 के पहले स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा वक्त है। क्योंकि आपके सप्तम भाव का स्वामी इस समय सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब ये अष्टम भाव में पहुंचेंगे ना, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये आपको अष्टम भाव के जब रिजल्ट्स देंगे और यहाँ बैठेंगे तो इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके कार्यक्षेत्र पर पड़ेगी। दशम भाव आपके पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा से संबंधित होता है, कार्य क्षेत्र आपका होता है। शनि की तीसरी दृष्टि जब यहाँ पड़ेगी तो आपका स्थान परिवर्तन का योग बनाएगी, स्थानांतरण का भी योग बनता है, जॉब छोड़ने का भी योग बनता है। यदि आप अपने विषय में रिसर्च में नहीं जाते हैं, अगर आप डीप नॉलेज गेन नहीं करते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत सारा इस साल कॉम्बिनेशन बनने वाला है जो कि आपको
आपकी डीप रिसर्च की तरफ आपको प्रेरित करेगा। यही डीप रिसर्च जो है ये आपको आपका ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाएगी। हर आदमी ना तो एस्ट्रोलॉजर होता है, ना ही तांत्रिक या मांत्रिक होता है, लेकिन वो कार्य जरूर करता है, चाहे वो जॉब करे चाहे बिजनेस करे। आपको अपने क्षेत्र में डीप नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि अष्टम भाव जो है ये रिसर्च का है। आप जितना रिसर्च कर लेंगे अपनी फील्ड से संबंधित, अपने जॉब से संबंधित, आपको कार्य क्षेत्र में शनि उतनी ही सफलता देने में सक्षम हो पाएंगे। अन्यथा यहाँ पर आपका स्थानांतरण या जॉब जाने का योग बनता है। अष्टम भाव में बैठे हुए शनि की सप्तम दृष्टि आपके सेकंड हाउस में पड़ेगी, और यहाँ पर सेकंड हाउस में जब शनि अष्टम भाव में जब शनि जाएगा और अपनी सेवंथ एस्पेक्ट से आपके सेकंड हाउस को देखेगा, धन अर्जन में आपको कुछ समस्याएं महसूस होंगी। वाणी पर नियंत्रण रखना आपको बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है ना, और फ्रस्ट्रेट मेजरली किस चीज़ से होता है, फाइनेंशियल कंडीशन से होता है। अपना फ्रस्ट्रेशन वो कहाँ निकालता है, परिवार पर निकालता है। आपको उन चीज़ों में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। यदि आपके परिवार में किसी वाद विवाद की स्थिति का निर्माण हो रहा है, आपको वहाँ से अलग हो जाना चाहिए। यदि आप रुकेंगे तो आप फंसेंगे, डेफिनेटली फंसेंगे। तो यहाँ पर आपको ये सावधानी बरतनी चाहिए। यहीं से शनि की दशम दृष्टि जो है ये आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। हमारे पिछले जन्म में किए गए कर्मों से संबंधित होता है, संतान से संबंधित होता है, एजुकेशन से संबंधित होता है, लव रोमांस से संबंधित होता है, स्टॉक मार्केट से संबंधित होता है। यहाँ पर हम एक प्लैनेट को और शामिल करेंगे इसमें, जुपिटर को। गुरु वर्तमान परिस्थितियों में आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं, कार्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड हैं। भाव की दृष्टि से देखा जाए तो गुरु अभी शुक्र के भाव में है, शुक्र और गुरु की वैचारिक भिन्नता है, लेकिन फिर भी अगर भाव की दृष्टि से देखा जाए तो दशम भाव है, गुरु का प्लेसमेंट ठीक है। गुरु ने आपको आपके जॉब में हो सकता है कि सैलरी इंक्रीमेंट दिलाया हो, पदोन्नति हुई हो आपकी, आपने कोई जॉब छोड़कर नया जॉब पकड़ा हो जहाँ पे कि आपको सैलरी बढ़ के मिली होगी, ठीक है। अगला साल जो है वो गुरु की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 मई 2025 को जुपिटर यहाँ से ट्रांजिट करेंगे और आपकी लाभ भाव में गोचर करेंगे, अर्थात आपके एकादश भाव में। लाभ भाव जो होता है ये हमारी इच्छा पूर्ति का भाव होता है, और साथ ही साथ हमारे परिवार के, हमारे बड़े भाइयों के, बड़े बहनों के और परिवार के बुजुर्गों से संबंधित, चाचा और ताऊ से संबंधित भाव भी इसी को देखा जाता है, ठीक है। अगला साल गुरु की दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि अगले साल गुरु अतिचारी होने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि गुरु एक भाव में 12 माह तक रहते हैं, लेकिन इस साल 2025 में गुरु अतिचारी होंगे और अक्टूबर लास्ट में ये अपना भाव परिवर्तन कर लेंगे, ये आपके 12th हाउस में पहुंच जाएंगे। तो पहले 11th हाउस में बैठकर ये आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स देंगे, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 11th हाउस में बैठे हुए जुपिटर अर्थात बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। 3rd हाउस आपके छोटे भाई बहनों से संबंधित है, आपके आस पड़ोस से संबंधित है, आपकी डिसीजन मेकिंग, साहस, आपका करेज, पराक्रम भाव जिसे कहा जाता है, साथ ही साथ ये ऑनलाइन से भी संबंधित है। वो जातक अथवा जातिका जो कि ऑनलाइन बिजनेस में जुड़े हुए हैं, या फिर जो जर्नलिज्म में हैं, जो मीडिया से रिलेटेड हैं, चाहे वो भले सोशल मीडिया ही क्यों ना हो, उन्हें इस साल में लाभ की स्थितियां देखने को जरूर मिलेंगी। 11th हाउस में बैठे हुए जुपिटर की जो सप्तम दृष्टि है ये आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जहाँ की शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर स्थितियाँ शनि की और जुपिटर की दोनों ही संयुक्त दृष्टि से आपके पंचम भाव को डेवलप करने का कार्य करेंगे। जो जातक अथवा जातिका संतान इच्छुक हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त साबित होने वाला है। आपके संतान की एजुकेशन में आपको उत्तरोत्तर विकास देखने को मिलेगा। यदि आप खुद भी स्टूडेंट हैं तो आपको परीक्षा प्रतियोगिता में उत्तम सफलता मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई देती है। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशंस आपके प्रगाढ़ होंगे। वहीं जो
इनकी 9th एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस पर पड़ेगी। 7th हाउस मतलब आपके जीवन साथी से संबंधित, आपके व्यापार, आपके व्यवसाय, आपकी भागीदारी से संबंधित भाव होता है 7th हाउस। जुपिटर की 9th एस्पेक्ट यहाँ पड़ेगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में आपको सुदृढ़ता महसूस होगी, प्रगाढ़ता होगी, स्नेह बढ़ेगा आप लोगों का। भागीदारों के साथ यदि किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद था, वो मतभेद आपको सुलझते हुए जरूर दिखाई देंगे। गुरु क्या है? एक्सपेंशन के कारक हैं। कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं या कोई नया व्यवसाय आप खड़ा करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अक्टूबर में गुरु आपके 12th हाउस में जाएंगे। मोक्ष का भाव होता है 12th हाउस, विदेश यात्राओं से संबंधित होता है, विदेश के व्यवसाय से संबंधित होता है, अकस्मात होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च से भी संबंधित होता है। ठीक है। और जैसा मैंने अभी कहा कि गुरु एक्सपेंशन के कारक होते हैं चीज़ों में। यदि आप विदेश से आपका व्यवसाय है, संबंधित है, आपका विदेश आना जाना है या आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, आपके लिए उत्तम परिस्थितियों का निर्माण होगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने योग्य चीज़ रहेगी कि आप हॉस्पिटलाइजेशन के खर्च से कैसे बच सकते हैं। अंत में मैं आपको एक उपाय भी बताऊंगा, हो सके तो आप उस पर अमल कीजिएगा, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। जब गुरु आपके 12th हाउस में आएंगे ना, तो इनकी जो पंचम दृष्टि है वो आपके फोर्थ भाव पर पड़ेगी, चौथे भाव पर। सुख स्थान जिसे कहते हैं, भूमि, भवन, वाहन, माता से संबंधित होता है चौथा स्थान हमारा। अचानक से क्या होगा कि आपको आपका घर हो सकता है कि छोटा लगने लगे या आपको आपकी कार छोटी लगने लगे। माता के सुख में आपको बढ़ोतरी होगी। यदि माता के स्वास्थ्य में कोई खराबी थी, कोई समस्या चल रही थी, उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने ये क्यों कहा कि कार या घर छोटी लगने लगे? क्योंकि गुरु हैं, चीज़ों को फैला देते हैं, विस्तार कर देते हैं, है ना। तो आप नया वाहन खरीदने की तरफ जा सकते हैं या फिर नया मकान खरीदने का प्लान बना सकते हैं। लेकिन ज़रा रुकिए, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके 6वें घर पर पड़ रही है। 6वां घर रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। यदि आप नया भूमि, भवन, वाहन लेने का विचार कर रहे हैं, अच्छी बात है, ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन अनावश्यक कर्ज से आपको बचना चाहिए। भावावेश में आकर यदि आप कर्ज की स्थितियों का निर्माण कर लेते हैं तो वो समस्या आपके लिए बन सकती है। 6वें भाव जो जैसा मैंने कहा कि रोग से संबंधित होता है, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। पेट रिलेटेड समस्याएं जो होती हैं ना, वो आपको देखने को मिल सकती हैं। खान पान पर नियंत्रण रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। जुपिटर की 9th एस्पेक्ट 12th हाउस से ये आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर कि शनिदेव विद्यमान हैं। फिर वही रिसर्च का भाव। और अष्टम भाव जैसे मैंने कहा कि साधनाओं से संबंधित होता है, वैसे ही 12th हाउस आध्यात्मिकता से संबंधित होता है। जीवन में कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिकता को जरूर शामिल करना चाहिए दोस्तों। यदि आप अपने व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा सा भी वक्त यदि आप ईश्वर के लिए निकाल पाए या अपनी आत्मा के लिए निकाल पाए, सोल के लिए अपनी निकाल पाए, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा वक्त होगा। मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए आपको थोड़ा सा, इससे आपको मेंटल रिलैक्स मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं आपके राहु और केतु महाराज की। देखिए, राहु महाराज इस समय आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। शनि और राहु का भाव परिवर्तन होगा। जब शनि आपके अष्टम भाव में आएंगे, उस समय राहु देव 1 माह के लिए शनि के साथ में युति बनाएंगे। ये वक्त जो है ये थोड़ा सा आपको संभल कर चलना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर किसी तरह की समस्याएं अष्टम भाव से संबंधित आपके लिए खड़ी हो सकती हैं। ठीक है। वहीं केतु महाराज जो कि अभी तक आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, इन्होंने जो कि 30 अक्टूबर 2023 से बैठे हुए हैं आपके द्वितीय भाव में, धन के क्षेत्र में आपको रुकावटें जरूर दी होंगी इन्होंने। आपके परिवार में किसी ना किसी से आपका विछोह जरूर कराया होगा, क्योंकि केतु हैं ही डिटैचमेंट के कारक। परिवार से अलग कर देते हैं, परिवार के लोगों से अलग कर देते हैं। कोई मृत्यु भी हो सकती है किसी प्रकार की। इन पीरियड में आपने केतु का ये डिटैचमेंट देखा होगा। ये केतु महाराज जो है, जब राहु आपके सप्तम भाव में आएंगे अप्रैल में, तो केतु महाराज स्वाभाविक सी बात है कि आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। प्रथम भाव में आकर केतु महाराज आपको थोड़ा सा आपके सेल्फ
से, मतलब स्वयं से आपको डिटैच करेंगे। आपको जीवन में विरक्तता का अनुभव सा होगा। आपको ये महसूस होगा कि मैं किस लिए हूँ, या ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं, है ना? वहीं सप्तम भाव में जब राहु बैठेंगे तो राहु भी एक्सपेंशन के कारक हैं। चीज़ों को ये भी विस्तारित करते हैं, और राहु से ज़्यादा विस्तारित और कोई नहीं करता, जुपिटर भी नहीं करता। आपको मेरी ये सलाह है, मेरी ये सजेशन है कि आपको जीवन साथी से अपनी आकांक्षाओं को थोड़ा सा सीमित कर देना चाहिए। अगर आप सीमित नहीं करेंगे तो आप समस्याओं में फंसेंगे। एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम रखिए, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे आपके पार्टनर से रिलेटेड हो, या फिर आपके जीवन साथी लाइफ पार्टनर से रिलेटेड हो। जितनी आप एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे ना दोस्तों, ये अप्रैल 2025 से लेकर 18 माह तक जीवन आपके लिए उतना ही सुगम और सरल होगा। अन्यथा क्या होगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन से राहु महाराज बढ़ाएंगे और केतु वहाँ से आपको चीज़ों से डिटैच करेंगे। राहु और केतु के बीच में हमेशा एक रस्सा कशी का दौर चलता है। जो रस्सी खींच ले जाता है अपनी तरफ वो जीत जाता है ना? तो आपको चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी 12th हाउस में जब जुपिटर जाएगा, अकस्मात होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन से खर्च के लिए आपको क्या करना चाहिए कि प्रतिदिन, माह में कम से कम एक बार आपको दवाइयों का दान करना चाहिए। 10-12 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, किसी भी आप एक ज़रूरतमंद को यदि आप दवाइयों का दान कर सकें, किसी भी प्रकार का, जितनी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से यदि आप दवा का दान कर सकते हैं, तो आप अपने और अपने परिवार के ऊपर होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन के खर्च को बहुत हद तक बचा पाने में सक्षम होंगे। शनि यदि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो ये जो पनौती का जो पीरियड है, ये जो 2.5 साल का ढैया, ये थोड़ा सा आपके लिए कष्टदायक होगा। हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए आपको। हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित तौर पर, नियमित तौर पर करना चाहिए। शनि का छायादान कर सकते हैं आप। शनि की शांति के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, इन मंत्रों का नियमित तौर पर 108 बार रुद्राक्ष की माला से संध्या समय जाप करें। अभी से शुरू कर दें। ये हो सकता है कि शनि की पीड़ा में आपको कुछ कमी देखने को मिले। ये आपका 2025 का वार्षिक विश्लेषण था। मैंने बहुत कोशिश करके छोटा करने का प्रयास किया है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।